सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 12th स्टैंडर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सेल्स क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ईएमएफ क्या है, ये सारी चीजें आज पढ़ने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, जो पहला नाम है मैंने टॉपिक में लिया वो नाम है सेल। ठीक है, सेल क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो आपने देखा होगा, यूज भी किया होगा। ठीक है, रिमोट वगैरह में हम सेल लगाते हैं, है ना। जब ठोक ठाक के थक जाते हैं, नहीं चल रहा है, तो अरे भैया लाओ सेल लगाओ। और पहले तो अपन उससे भी खतरनाक है, अपन इंडियन जुगाड़, पहले वो सेल निकालते हैं, घिसते हैं, है ना। घिस के फिर थोड़ी देर कई बार धूप में रख के और फिर उसको लगा देते हैं और देखते हैं चल गया तो ठीक है। वैसे वो ज़्यादा देर चलता नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर समझ में आ ही जाता है कि नया खरीदना है। तो सेल बेसिकली क्या कर रहा है, आपके डिवाइसेस को ऑपरेट करवा रहा है। ठीक है, रिमोट को ऑपरेट करवा रहा है, या छोटे छोटे टॉयज वगैरह में भी लगते हैं, इन सबको ऑपरेट करवाते हो आप, टॉर्च वगैरह में। ठीक है, तो ऐसा तो क्या हो जाता है कि जब वो सेल नहीं रहता तो ये डिवाइसेस काम नहीं करते हैं, और जैसे ही आप सेल डाल देते हो वो डिवाइसेस काम करने लगते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी, हाँ वो चार्जेस को मतलब वो चार्ज देने लगता है ना, चार्ज देने लगता है। नहीं नहीं नहीं, सेल चार्ज नहीं देता, सेल चार्ज नहीं देता, सेल चार्ज का मोशन करवाता है। ठीक है, बेसिकली आज जो भी चीज़ आप डिस्कस करने वाले हो, देखो आज के पहले आपने देखा था कि अगर आपको चार्जेस को मोशन करवाना है, चार्जेस को मोशन में लाना है, तो आप एक चीज कर सकते हो। क्या? अरे मान लो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये बेचारा कहीं जा नहीं रहा है, आप चाहते हो इसको मूव करवाओ, तो आप इसको बोलोगे ए इलेक्ट्रॉन वहाँ जाओ, ए भैया ए उधर जाओ, नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास एक आइडिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो भाई, लगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया अपन ने, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में यानी कि इस तरफ मूव करने लग जाएगा। अगर आप चाहते हो इसको उस तरफ मूव करवाना, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दोगे तो उस तरफ मूव करने लग जाएगा। राइट, तो अपन को इतना आइडिया है कि अपन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो चार्ज मोशन करने लग जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम इस चार्ज के मोशन को डिस्कस करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि दुनिया में हर चीज के पीछे की वजह जो है वो एनर्जी है। ठीक है, कुछ भी हो, हर चीज को आप एनर्जी के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हो, तो एनर्जी के फॉर्म में समझना जरूरी है। राइट, तो सेल बेसिकली इतना आप कह सकते हो कि सेल चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वो एनर्जी चार्जेस जाकर डिवाइसेस को दे देते हैं, जिन डिवाइसेस को आपको चलाना है। ठीक है, कैसे वो भी लिख देते हैं। चलो पहले तो एक सिंपल सा सर्किट में बनाऊं, आपको समझा दूं कि मान लो हर डिवाइस को, ऐसे मैंने कुछ वीडियोस में बताया था ना कि कोई भी डिवाइस हो, चाहे लाइट हो, फैन हो, कुछ भी हो, अपन उन सबको रजिस्टर के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका कोई भी डिवाइस है, इसका रेजिस्टेंस ले लिया आपने R। ठीक है, इसको आपको ऑपरेट करवाना है, तो आप लगा देते हो सेल या बैटरी, जो भी बोलो। एक होता है तो सेल कहते हैं हम, और ऐसे कई सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये होगा क्या, ये जो सेल है ये क्या करेगा। ठीक है, आपका जो डिवाइस है, इस डिवाइस को ऑपरेट होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए ना, तो ये सेल उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही देता है। तो सेल क्या करता है, इट प्रोवाइड, यहां पर लिख देते हैं, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपली इतना लिख लो। जिस डिवाइस को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना है वहां पर आपको सेल लगा देना, सेल उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। ठीक है, ओके। इट ब्रिंग्स चार्जेस इन मोशन, चार्जेस को क्या करता है, ये मोशन में ला देता है। कैसे, बाय क्रिएटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके चार्जेस को मोशन में लाता है। ठीक है, ये सेल लगने से क्या होगा, ये सेल क्या करेगा, इस डिवाइस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाने से चार्जेस अपने आप मूव करने लगेंगे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है ना, तो चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, ये भी लिख लो, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो आपका सेल यही काम करता है। ठीक है, चार्जेस को मोशन में लाता है। ठीक है, और उन चार्जेस को मोशन में लाने के लिए चार्जेस को एनर्जी चाहिए, है ना। वही एनर्जी आपका सेल चार्जेस को दे देता है। ठीक है, आपका सेल क्या करता है, चार्जेस को एनर्जी देता है
और ये जो एनर्जी है चार्जेस के पास, यही कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्ज के पास जो एनर्जी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हुई, और वो चार्जेस वही एनर्जी ले जाकर डिवाइसेस को दे देते हैं। ठीक है, जो डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काम करते हैं सबको नहीं दे देंगे, हर डिवाइस को आपका सेल नहीं ऑपरेट करवा देगा, है ना। बैलगाड़ी में सेल लगा दोगे तो चलेगी क्या बैलगाड़ी? नहीं चलेगी, वो तो बैल ही लेके जाने वाला है ना, उसको समझ में आ रहा है। वो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पर चल सकते हैं, जिनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, वहां आप सेल लगा सकते हो ना। ठीक है, अच्छा, अब सेल का मतलब मैं आपको मतलब बेसिकली सेल की हम बात कर रहे हैं, तो आप कई बार आपके दिमाग में आ रहा होगा यार हर चीज़ थोड़ी सेल से चलती है, मेरे घर में लाइट थोड़ी सेल से चलता है, फैन थोड़ी सेल से चलता है, वो भी चल सकता है। आपके घर में अगर इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर में क्या होता है, बैटरीज ही तो होती हैं, सेल ही तो होते हैं, वो सेल ऑपरेट नहीं करवाते आपके डिवाइसेस को? बिल्कुल करवाते हैं। ठीक है, और भी बातें हैं, आगे चलते चलते डिस्कस होते जाएंगे। तो डिवाइस को चलने के लिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए वो दे देता है कौन? अपना सेल। अच्छा, और जो चार्जेस को एनर्जी मिली है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मिली है चार्जेस को, वो कहां से मिली है? उसके लिए एनर्जी वो सेल ने दी है। अब सेल आपके कई तरह के हो सकते हैं। अच्छा, मैं बेसिकली बोलूं ना तो खाली सेल ही नहीं, सेल को मैं ये लिख सकता हूं कि सेल क्या है? एक तरह का ईएमएफ डिवाइस है। क्या है ये? ईएमएफ डिवाइस। ठीक है, आपके ईएमएफ डिवाइसेस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके ईएमएफ डिवाइसेस में ना, अगर आपको लिखना है साइड में लिख लो कि ईएमएफ डिवाइसेस में ना आपका ईएमएफ डिवाइसेस में आपका जो आता है, एक जनरेटर आता है, केमिकल सेल आ सकता है, सोलर सेल आ सकता है। ठीक है, कई तरह के ईएमएफ डिवाइसेस आते हैं। ठीक है, ये सारे हम कहते हैं ईएमएफ डिवाइसेस। सेल हो, जनरेटर हो, इन सबको हम ईएमएफ डिवाइसेस कहते हैं। क्यों ईएमएफ डिवाइसेस कहते हैं? क्योंकि इनका काम क्या है? ईएमएफ प्रोवाइड करना। अब ये ईएमएफ क्या है? ईएमएफ होता है बेसिकली, यहां लिख दूं मैं, यहां लिख देते हैं, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। हालांकि ये कोई फोर्स नहीं है, इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, मोटिव मतलब उसको मोशन में लाना, और उसके लिए जो फोर्स लगता है, चार्ज को मोशन में लाने के लिए जो फोर्स लगता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मैं कह रहा हूं कि फोर्स लगता है, पर वाकई में कोई फोर्स होता नहीं है। ठीक है, ऐसा एक्चुअली क्या है कि ये बहुत पहले से नाम चला आ रहा है। जब स्टार्टिंग में हम जब स्टडी कर रहे थे ना चार्जेस के मोशन को, तो उस टाइम ना लोगों को ये चीज अच्छे से समझ नहीं आई थी, क्लियरली समझ में नहीं आई थी। तो लोगों को क्या लगा कि अगर कोई चीज मूव कर रही है ना मोशन में, तो उसके लिए उसको फोर्स चाहिए ना, तो इसलिए इन लोगों ने बोल दिया कि ये एक फोर्स है जो चार्जेस को मोशन में लाता है। लेकिन फर्दर स्टडीज होने के बाद, रिसर्चेस होने के बाद ये पता चला कि ईएमएफ कोई फोर्स नहीं है, ये एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, ये क्या है? एक तरह की एनर्जी है, आप कह सकते हो एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? एनर्जी ही तो होता है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another point is called potential difference between the two points. दो पॉइंट्स के इसका पोटेंशियल डिफरेंस यही तो होता है। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन ही तो है, एनर्जी ही तो है। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली में क्या है? कोई फोर्स नहीं है, ये एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, क्या है? ये एक तरह का एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं ईएमएफ क्या है? एक एनर्जी है जो चार्जेस को मोशन में रखती है। ठीक है, और वो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, चार्जेस को मोशन में रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे आप ईएमएफ कहते हो, और इस एनर्जी को जो प्रोवाइड करता है उसे आप ईएमएफ डिवाइस कहते हो या एनर्जी डिवाइस कह दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ईएमएफ डिवाइसेस क्या होते हैं? जो चार्जेस को मोशन में रखने की एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का एक डिवाइस है आपका सेल, चाहे आप केमिकल सेल बोलो, चाहे आप सोलर सेल बोलो। ठीक है, हम इस टॉपिक में सिर्फ केमिकल सेल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम केमिकल सेल के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, केमिकल सेल वगैरह आप पढ़ोगे, आपके ये क्या बोलते हैं अपना केमिस्ट्री में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे, उसमें आप कई तरह के सेल्स वगैरह पढ़ोगे, उसमें आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। साथ ही साथ हम आगे आने वाले चैप्टर में ना अपने फिजिक्स में ही सेमीकंडक्टर्स का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम फोटो सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां आप पढ़ोगे कि कैसे सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है वो एक सेल बनता है और वो एक ईएमएफ प्रोवाइड करता है। ठीक है,
जो सोलर सेल की मदद से भी हम, मतलब सोलर सेल बोल रहा हूं मैं, सनलाइट की मदद से एनर्जी को ट्रैप करके चार्जेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, सनलाइट को ट्रैप करके चार्जेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो कहलाता है आपका फोटो सेल या सोलर सेल। ठीक है, वो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं आगे। फोटो सेल मतलब खाली सनलाइट ही नहीं, कहीं किसी भी लाइट पर काम करता है, सोलर सेल जो सन की लाइट पे काम करता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर वापस आ जाते हैं अपन कि सेल का ये जो कामकाज है ये लिख दिया अपन ने। ओके, अब देखो कि ये जो सेल है वो इस डिवाइस को ऑपरेट कैसे करवाएगा। तो अब मैं इस सेल का थोड़ा सा बड़ा वर्जन बनाता हूं। इस सेल में होते हैं क्या, 2 इलेक्ट्रोड्स। क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अपन, दिख रहा है कैमरे में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे हिस्से में क्या भरा रहता है, केमिकल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कह दो, जो बोलो वही हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, कोई ड्राई सेल भी होता है। ठीक है, तो कई तरह के सेल्स आते हैं, केमिकल सेल भी कई तरह के आते हैं, उसमें अलग अलग केमिकल्स, आपने सुना होगा लिथियम आयन, पॉलीमर, बैटरी, फिर वो क्या है, जिंक सेल्स आते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स आते हैं, वो चीज़ें अलग हैं। तो फिलहाल इतना समझ लो कि कोई भी केमिकल्स का मिक्सचर होगा जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन जिसके थ्रू चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे जो कि ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसके थ्रू चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। यहां पर क्या होता है, इनके अंदर ना केमिकल रिएक्शन होता है। यहां तो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, इनमें होगा केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि आपका कोई एक हिस्सा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और कोई दूसरा हिस्सा जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो मान लो मेरा ये वाला हिस्सा मेरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, ये है पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो यहां पर हमने बोल दिया कि हाई पोटेंशियल बन गया, और जो नेगेटिवली चार्ज हिस्सा बन गया हमने बोल दिया वहां पर लो पोटेंशियल बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो जो ये सेल था हमारा, इसमें ये जो 2 हिस्से थे, इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया और ये वाला आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। क्यों, यहां मतलब रिएक्शन ऐसा हुआ कि इस हिस्से में पॉजिटिव चार्जेस जमा हुए हैं और इस हिस्से में नेगेटिव चार्जेस जमा हुए हैं। तो जहां पॉजिटिव चार्जेस बने हुए उसको हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोल दिया, जहां नेगेटिव चार्जेस बने हुए नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना दिया इसको हमने। तो यहां पर एक अलग पोटेंशियल होगा, यहां पर एक अलग पोटेंशियल होगा। ठीक है, अलग अलग पोटेंशियल है दोनों का। ठीक है, तो जब नॉर्मली ये ऐसा रहेगा, ठीक है, ये पूरा पैक्ड है, यहां एक अलग पोटेंशियल है, यहां एक अलग पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये 2 टर्मिनल्स हो गए आपके सेल के। कोई भी सेल आपने देखा होगा उसके 2 एंड्स होते होंगे। नॉर्मल वाला जो सेल हम यूज करते हैं, पेंसिल सेल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसका ये वाला हिस्सा एक नेगेटिव होता है और ये जो बटन जैसा लगा रहता है वो पॉजिटिव होता है। ये होता है ना, 2 टर्मिनल होते हैं हर सेल में, है ना। तो जो 2 टर्मिनल्स हैं वही आपके 2 अलग अलग पोटेंशियल पर होते हैं, है ना, एक हाई पोटेंशियल पर, एक लो पोटेंशियल पर। अब जैसे ही आप यहां पर किसी डिवाइस को लगा देते हो, आपने कोई डिवाइस लगा दिया इसमें, तो होगा क्या कि इस डिवाइस के 2 एंड्स पर भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। नहीं कह सकते हम, है ना। अरे भाई ये डिवाइस पहले ऐसा था अकेला, ठीक है, ऐसे ही था, तो उसका कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही आपने इसको इसके टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो इन टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो इस डिवाइस के भी 2 एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। तो इस डिवाइस के 2 एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो होगा क्या कि यहां से चार्जेस फ्लो करने लग जाएंगे। ठीक है, उस डिवाइस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो एक तरफ हाई पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल है ना। ये डिवाइस है, इसके एक तरफ हाई पोटेंशियल आ गया, एक तरफ लो पोटेंशियल आ गया, तो इसमें जितने भी चार्जेस थे ये चार्जेस भी मोशन करने लगेंगे। पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो इधर से इधर जाने लगेंगे और नेगेटिव चार्ज होंगे तो इधर से इधर जाने लग जाएंगे। क्लियर है, पक्का। तो चार्जेस आ गए मोशन में। तो बैटरी क्या, सेल कैसे काम करता है समझ में आया। सेल क्या करता है, सिंपल समराइज करें, एकदम पूरा समराइज करें तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल सेल की बात कर रहे हैं, या और कोई सेल होगा तो उसमें भी अलग अलग प्रोसेस, जैसे फोटोवोल्टेइक सेल होगा तो अलग तरीके से प्रोसेस होगा, और कोई जनरेटर होगा तो उसमें अलग तरह से प्रोसेस होगा। बस सब मिलाकर काम क्या करते हैं, फाइनली 2 टर्मिनल्स बनाते हैं और इन 2 टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, एक हाई पोटेंशियल पर होगा, एक लो पोटेंशियल पर होगा। अब ये जो आपका डिवाइस बना है, ठीक है, आप सेल बोलो या जो भी बोलो, हम फिलहाल सेल की बात कर रहे हैं। तो ये जो डिवाइस होगा इसके 2 एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। आपने जैसे ही इसको किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया, जिस डिवाइस को आपको चलाना है उससे आपने इसको जब कनेक्ट कर दिया तो उस डिवाइस के एंड्स पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से उस डिवाइस के अंदर अगर कंडक्टर वगैरह है तो करंट का फ्लो चालू हो जाएगा, चार्जेस फ्लो करने लगेंगे। बराबर है ना। तो इस तरह से चार्जेस का मोशन होना स्टार्ट हो जाता है और आपका डिवाइस ऑपरेट होने लगता है। अच्छा, अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है समझो
कि मान लो कि आपने इस डिवाइस को कनेक्ट किया जब इस सेल से, ठीक है, तो यहाँ जो मतलब अगर कंडक्टर्स है ना, वायर वगैरह लगे रहेंगे, कंडक्टर्स लगे रहेंगे, तो उनके अंदर से जो चार्जेस हैं वो मोशन करने लग जाएंगे, है ना, चार्जेस मोशन करेंगे। ओके, तो ये चार्जेस मोशन करते 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 यहाँ पहुँचे, तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर पहुँचे, ठीक है। ओके, बात ये है कि इस डिवाइस को चलने के लिए चाहिए एनर्जी, है ना, इस डिवाइस को चाहिए एनर्जी। ये एनर्जी यूटिलाइज करता है ना भाई। लाइट कैसे जलती है आपकी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको मिलती है, उस एनर्जी को वो खींच लेता है और उसको हीट और लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो एनर्जी आई थी, चार्जेस लेके आए थे, चार्जेस के पास एनर्जी थी, चार्जेस की एनर्जी इसने निचोड़ ली, अब चार्जेस बेचारे बिना एनर्जी के बचे, ठीक है। तो यहां पर पूरे चार्ज की एनर्जी यूटिलाइज हुई, वो चार्जेस कहां से कहां जाएंगे, अब यहां जाएंगे, ठीक है। जब वो यहां पहुंचेंगे तो उनकी एनर्जी तो खत्म हो गई, अब आपका डिवाइस बंद हो जाएगा। जो नॉर्मल होता है कि उस हिसाब से आपका डिवाइस बंद हो जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि इस बीच में लगातार केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, लगातार यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और लगातार एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। वो एनर्जी, अब कोई भी चार्ज जब यहाँ से घूमता फिरता यहाँ पहुँचा, यहाँ आया, तो इस चार्ज को एनर्जी मिलेगी। किससे एनर्जी मिलेगी, यहाँ जो रिएक्शंस हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, उन रिएक्शंस से इस चार्ज को मिलेगी एनर्जी, और ये एनर्जी लेकर ये चार्ज फिर से यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। वो चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और फिर यहाँ से वो आगे जाएगा, फिर इसको एनर्जी देगा, फिर खाली हाथ होके यहाँ से वापस आएगा। मतलब ये बड़ा ही दानवीर बच्चा है, जो चार्ज है ना, वो बहुत ही दानवीर बच्चा है। वो क्या करता है, यहाँ आता है, यहाँ से पैसे लेता है और जाता है और इन गरीबों में बांट देता है, ठीक है। सारा बांट के खाली हो जाता है तो वापस आता है और यहाँ आकर बोलता पप्पा पैसा, पप्पा पैसा, पप्पा पैसा देते हैं, फिर लेके जाता है, यहाँ खर्चा करता है, फिर खाली हो तो वापस आ जाता है, ठीक है, पप्पा पैसा, फिर पप्पा से पैसा लेता है और ऐसे ही चलता रहता है। पप्पा से पैसा लेता है, जाता है, खर्चा करके वापस आ जाता है, ठीक है। तो पप्पा अमीर हैं, ठीक है, पप्पा के पास पैसे आ रहे हैं, कमा रहे हैं पप्पा, ठीक है। तो यहाँ से पप्पा पैसा इसको देते रहते हैं, ये खर्चा करता रहता है, खर्चा करता रहता है, खर्चा करता रहता है। फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद हो सकता है पप्पा का पैसा खत्म हो जाए, है ना, पप्पा का पैसा खत्म हो जाए, फिर ये यहाँ पहुँचेगा, पप्पा पैसा नहीं है, पैसा चल निकल, बस हो गया, आपके सेल की बैटरी खत्म, सेल का चार्ज खत्म हो गया, कहते हैं ना सेल खराब हो गया, अब यूज़ कर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर फिर उसकी एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस होना बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से फर्दर चार्जेस का मोशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपका डिवाइस काम करना बंद कर देगा, फिर आपको ये सेल रिप्लेस करके दूसरा सेल लगाना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो इस तरह से सारा वर्किंग होता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम किस फॉर्म में समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में समझेंगे। देखो क्या होता है कि यहां पर आप नोटिस करो एक चीज कि ये बाहर के सेक्शन में आप देख रहे हो, जहां डिवाइस आपका, ये सेल का टर्मिनल है, आपका इलेक्ट्रोड्स हैं आपके, ये है ना, ये सेल्स के टर्मिनल्स। यहां पर करंट का डायरेक्शन देखो तो ऐसा है, राइट, क्लियर है। अगर मैं ऐसा ले लूं, करंट का डायरेक्शन ऐसा है आई, और अंदर देखो तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। मैंने आपको जो अब तक समझाया कि चार्ज यहां से यहां गया, ठीक है, कौन से चार्ज की बात कर रहा था मैं, करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो इस डायरेक्शन में कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। देखो आप बोलोगे कि नहीं, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहां से आया। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी समझ सकते हो, पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में भी समझ सकते हो। अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो आप उसके डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस का मोशन कंसीडर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको दोनों हिसाब से समझा देता हूं, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो मान लो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो आपका यहाँ पर करंट बन रहा है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में तो करंट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पहुँचा, ठीक है, इस बीच में उसने पूरी एनर्जी स्पेंड की, खाली होकर यहाँ पहुँचा, इलेक्ट्रोड से एंटर हुआ, अब इस रीजन में फिर से उसको एनर्जी मिलेगी, तो वो ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा ना, फिर यहाँ से ऐसे, राइट। तो इस पूरे सर्किट में करंट को फ्लो करते रहने के लिए, ठीक है, सर्किट में पूरे करंट को फ्लो करते रहने के लिए एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए ना, तो ही तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, है ना। कहीं उल्टा पुल्टा रुक गया तो थोड़ी करंट फ्लो करेगा, पूरा एक क्लोज्ड पाथ चाहिए, पूरा ऐसे पूरा रास्ते से करंट फ्लो करते रहना चाहिए। अच्छा, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में समझूं तो इस केस में मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, क्लियर है। या अगर नेगेटिव चार्ज के टर्म्स में समझना चाहते हो तो देखो करंट ऐसे जा रहा है ना, तो आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऐसे जाना चाहिए, राइट। तो मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से ऐसे, इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ आएगा, एनर्जी लेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ जाना चाहिए, राइट, तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ जाना चाहिए इसके अंदर। अब एक चीज़ नोटिस करो कि आपने जो ये
इलेक्ट्रोड बोला है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? ये जो बाहर डिवाइस करने किया उसको छोड़ दो फिलहाल, खाली इसकी बात करो, खाली इसकी बात करो अपने सेल की। तो सेल का ये पॉजिटिव हिस्सा और ये नेगेटिव हिस्सा, तो इस बीच में तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड खड़ी होगी ना, जो इस सर से इसकी तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। आप देख रहे हो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको आपको इस तरफ मूव करवाना पड़ेगा करंट सर्किट में घुमाते रहने के लिए, और पॉजिटिव चार्ज अगर ले रहे हो आप तो उसको आपको इस तरफ मूव करवाना पड़ेगा सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए। अब मुझे एक चीज बताओ कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, आपको पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां ले जाना है ना, पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां ले जाना है। तो पॉजिटिव चार्ज तो नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है। अगर तुम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, मतलब कि ये जो पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पर है तो उसको जाना चाहिए था किस तरफ, इस तरफ। लेकिन आप देख रहे हो कि अगर आपको सर्किट को गोल गोल घुमाना है, करंट को घुमाना है सर्किट में, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाना चाहिए, नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। क्लियर है? उसी को अगर मैं नेगेटिव चार्ज के टर्म्स में समझूं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में समझूं, तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है उसको देखो घुमाने के लिए अपने को कैसे जाना था, ऐसे जाना था इलेक्ट्रॉन को लेके, है ना, इलेक्ट्रॉन को ऐसे ले जाना था अपने को, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो जाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाता है। लेकिन इस केस में सर्किट में करंट चलाने के लिए आपका इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाना चाहिए। यानी कि दोनों केस में देखो, चाहे पॉजिटिव के हिसाब से समझो चाहे नेगेटिव के हिसाब से समझो, दोनों केस में उल्टा हो रहा है, राइट। जो नेचुरल टेंडेंसी है उसकी जाने की, वो उसके ऑपोजिट ले जाया जा रहा है, तो वो अपने आप उस तरफ जाएगा नहीं जाएगा ना। उसको अगर आपको ले जाना है तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्या करो, समझ में आ रहा है कि आपका ये इधर मान लो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इस बीच में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कहां जाएगा, इस तरफ भागेगा, ठीक है। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन को इस तरफ नहीं ले जाना है, आपको इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धक्का मार के ले जाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ले जा रहे हो इलेक्ट्रॉन को, तो उसे ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? बिना वर्क किए वो जाएगा नहीं, है ना। तो वही वर्क, ठीक है, वही वर्क उसको कौन प्रोवाइड करता है? वर्क मतलब एनर्जी, ठीक है, वो वर्क या वो एनर्जी उसको कौन प्रोवाइड करता है? वो आपको ये सेल प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ जो सेल में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उन केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, वो एनर्जी इनको मिलती है, ठीक है, वो एनर्जी इनको मिलती है चार्जेस को, ठीक है, और वही एनर्जी की मदद से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा पा रहा है, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो मूवमेंट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो होना चाहिए, मतलब उसका नॉर्मल मूवमेंट किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, लेकिन वो अपने नॉर्मल मूवमेंट को अपोज करते हुए, ठीक है, आप जबरदस्ती उसको उस तरफ ले जा रहे हो ना, तो इसीलिए वो जा पा रहा है क्योंकि उसके पास एनर्जी आ रही है। वो एनर्जी उसको कौन दे रहा है? सेल दे रहा है। अच्छा, अब एक चीज मैं पहले बता दूं कि जब तक ये रिएक्शन होके पूरा बना नहीं तब तक ये सेल नहीं कहलाएगा, ठीक है। सेल कहने का मतलब कि यहां पर रिएक्शन होके ये इलेक्ट्रोड सेट हो चुके हैं, वो कंडीशन कहलाती है सेल। क्लियर है? रिएक्शन होके ये इलेक्ट्रोड्स रेडी हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये पूरा रेडी हो जाएगा तब आप उसको सेल कहोगे, ठीक है। स्टार्टिंग उसको सेल नहीं कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, वो इसलिए क्योंकि कुछ चीजें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, आपको आगे चल के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने बता दिया। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये क्लियर हो गया आपको कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है चार्ज को, ठीक है, जो उसका नेचुरल टेंडेंसी है उससे ऑपोजिट जाने के लिए आपने उसको एनर्जी दे दी, ठीक है। वो एनर्जी किसने दी? सेल ने दी, ठीक है। तो वही एनर्जी, ठीक है, अब मैं इस हिसाब से समझूं, दोनों हिसाब से क्लियर कर देने का एकदम। तो पॉजिटिव के साथ समझूं तो पॉजिटिव को क्या था, आपको कहां ले जाना है? इस तरफ ले जाना है, पर नॉर्मली पॉजिटिव वाला इस तरफ जाता, राइट, इधर जाता, उस तरफ जाता, लेकिन आप इधर ले जा रहे हो तो उसके लिए आपने उसको एनर्जी दी, और वो एनर्जी किसने दी? सेल ने दी, आपने नहीं दी, सेल ने दी। तो वो यहां से यहां आया, ठीक है। तो जब उसके पास एनर्जी आई, ठीक है, उसके पास एनर्जी आई, ठीक है, अब इस एनर्जी को हम किस फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं? ये चार्ज है, चार्ज है, चार्ज की जो एनर्जी है अपन उसको कुछ कहते हैं, याद है? वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, है ना, होता है ना। तो इस जगह से इस जगह तक आप ले गए उसको, किसी चार्ज को, तो वो वर्क जो किया, ठीक है, वो जो वर्क किया डिवाइड बाय चार्ज क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है इस प्लेट से इस प्लेट के बीच का। क्लियर है? इस प्लेट से इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्लियर है? ओके, इसको यहां मिटा दूं मैं, इसको थोड़ा और अब डिटेल में समझने की बारी है, कुछ इक्वेशंस की बारी है। छोटा सा एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, और फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे, वो अब समझ रहे हैं, ठीक है।
तो आपने देखा कि मैंने ये भी कहा था कि ये जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल बनता है, राइट। इसको हम हाई पोटेंशियल पर बोलते हैं, इसको हम लो पोटेंशियल पर बोलते हैं। क्यों इसको हाई पोटेंशियल उसको लो पोटेंशियल बोला मैंने? इसी वजह से बोला मैंने, क्योंकि आपका जो चार्ज है, ठीक है, यहां पर था, ठीक है, यहां पर से आप उसको खींच कर यहां पर लाए, है ना। तो यहां से खींच कर यहां पर लाने के लिए जो वर्क किया है बैटरी ने, वो वर्क उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। किसके पास? चार्ज के पास, ठीक है। मैं पॉजिटिव टर्म से समझा रहा हूं, ठीक है, नेगेटिव जाने दो। तो चार्ज को जब यहां से खींच के यहां लाए, उसके ऊपर जो वर्क किया वही उसकी एनर्जी हुई। तो जो यहां पर उसके पास एनर्जी थी वो ज्यादा थी कि कम थी, ये बताओ। यहां एनर्जी कम थी ना, कम थी ना। यहां से आपने वर्क 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 किया, उसको ज्यादा एनर्जी दिया, एनर्जी दिया, एनर्जी दिया, तो उसके पास यहां पर ज्यादा एनर्जी हो जाती है ना। तो यहां पर ज्यादा एनर्जी है, इसलिए हमने इसको हाई पोटेंशियल पर बोला है, ठीक है। ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा पोटेंशियल। अरे भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला ही है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज तो आपका फिक्स है, सब कुछ डिपेंड करता है वर्क पे। अगर ज्यादा वर्क किया तो ज्यादा पोटेंशियल, कम वर्क किया तो कम पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां से यहां लाए, ज्यादा पोटेंशियल हुआ, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि ये हाई पोटेंशियल पर है, क्लियर है, और वो वाला लो पोटेंशियल पर है, क्लियर है। अच्छा, तो यहां जो पोटेंशियल बना है इसको मैं नाम दे देता हूं, कितना, क्या नाम दूं मैं इसको? इस पोटेंशियल को मैंने नाम दिया V प्लस, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल, ठीक है। यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां ला रहे हो ना, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल, क्लियर है। और ये वाला आपका V नेगेटिव, कैसा पोटेंशियल? नेगेटिव पोटेंशियल। अच्छा, ये V नेगेटिव मतलब उसकी वैल्यू, ठीक है। और ये है कैसा? नेगेटिव वैल्यू का, इसलिए मैंने नाम दे दिया -V, ठीक है, क्लियर है। आप दोनों तरीके समझ सकते हो यार। पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है तो इधर पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल बन रहा है, इसलिए आपने उसको V पॉजिटिव नाम दे दिया, है ना। और इधर नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल बन रहा है, यानी कि आपने उसको -V पॉजिटिव बोल दिया, सॉरी -V लगा दिया। V नेगेटिव उसकी वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज की वजह से है, इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है ना। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल इसलिए प्लस में है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल इसलिए माइनस में है, क्लियर है, ओके। तो टोटल पोटेंशियल जो है बैटरी का, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बाय बैटरी कितना होगा, ये बताओ। एक तो पॉजिटिव वाला पोटेंशियल, मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच का, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बोल दो। ऐसा लिख दो सिंपल, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा आपका, उसको मैं दिखा रहा हूँ किससे, सॉरी V से नहीं दिखाएंगे, अलग देखो कितना होगा। एक तो ये दिस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक पोटेंशियल में से दूसरा माइनस करने से मिलता है, ठीक है। अरे A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, VA और VB है, तो कैसे मिलेगा? VA माइनस VB से मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, तो एक का पॉजिटिव है माइनस दूसरा पोटेंशियल यानी कि माइनस ऑफ V नेगेटिव, ठीक है ना। ये पोटेंशियल माइनस ये वाला पोटेंशियल, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, यही कहलाता है आपका EMF। क्या है ये? EMF, ठीक है। EMF मतलब क्या हुआ कि आपके जो सेल के टर्मिनल्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, ठीक है, वही आपका EMF कहलाता है। अब ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? ये देखो, ये V होगा और ये भी V, मतलब देखो अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है पॉजिटिव में, तो यहाँ 10 वोल्ट नेगेटिव में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है यहाँ 10 वोल्ट पॉजिटिव में होगा, यहाँ 4 वोल्ट नेगेटिव में होगा, यहाँ 8 वोल्ट पॉजिटिव में होगा, यहाँ 2 वोल्ट नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो क्या होना चाहिए EMF आपका। मान लो यहाँ पर आपका 6 वोल्ट पॉजिटिव में बन रहा है और यहाँ पर 4 वोल्ट नेगेटिव में बन रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट बनेगा, समझे। अगर यहाँ पर मान लो 8 वोल्ट बन रहा है और यहाँ पर मान लो 4 वोल्ट बन रहा है, ठीक है, तो टोटल आपका EMF कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो अलग अलग टर्मिनल्स पर अलग अलग पोटेंशियल बन सकता है। तो अगर आपका सेल है, जो आप सेल मार्केट से खरीद के ला रहे हो, उस पर लिखा है 1.5 वोल्ट, ठीक है, उस पर लिखा है 1.5 वोल्ट, मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि इस वाले पर 1 वोल्ट बन रहा हो और इस वाले पर -0.5 वोल्ट बन रहा हो, ठीक है। तो 1 माइनस 0.5 दोनों ऐड होकर कितना हो गया? 1.5 हो गया। या हो सकता है 0.75 का बन रहा हो, ठीक है। या हो सकता है कि इधर, मतलब समझ रहे हो ना, अलग अलग वैल्यू का हो सकता है, क्लियर है। अच्छा, तो ये तो हुआ नेट पोटेंशियल, यानी कि टोटल जो दोनों के बीच बना उसको हम क्या कहते हैं? EMF, ठीक है। अच्छा, ये तब होता है जब आपका सेल किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्टेड ना हो, यानी कि
खाली एक सेल है, ठीक है, जब कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं था, ठीक है, खाली ऐसे था आपके दो इलेक्ट्रोड्स, बस ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए, बस, ठीक है। इस केस में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कहलाता है ईएमएफ, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ईएमएफ ऑफ सेल इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स इन ओपन सर्किट कंडीशन। ओपन सर्किट कंडीशन मतलब नो एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड, ठीक है। या आप कह सकते हो रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, इनफाइनाइट है, आप ये भी कह सकते हो। अरे ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है पता है, अगर आपने किसी चीज़ से, जैसे आप मान लो यार एक सेल लगा दिया आपने, चलो बेड ऐसे, और यहाँ पर आपका डिवाइस था, इसका रेजिस्टेंस आर है, आपने इसका स्विच कनेक्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो बैटरी है या सेल है उसके दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाता है ईएमएफ। अच्छा, अब अगर सर्किट ओपन होता है ना तो आप इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना कहते हो पता है, इनफाइनाइट कहते हो। अगर ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो हम वही कह रहे हैं कि या तो बोलो कि सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कब, जब ओपन सर्किट कंडीशन हो, या ऐसा कहो कि कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड नहीं हो, या कहो कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, एक ही चीज है ये तीनों, ठीक है। इस कंडीशन में जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो कहलाता है ईएमएफ, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जब एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दो तब क्या हो जाता है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देख लो देख लो देख लो, अब इसको थोड़ा ढंग से समझें। तो ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं आपके, ठीक है, और इनको आपने कनेक्ट किया है एक एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ, कुछ ऐसे, ठीक है। अभी ओपन सर्किट कंडीशन नहीं, अब क्लोज सर्किट कंडीशन, ठीक है, जब कनेक्शन आ चुका है। तो आपने देखा कि पूरे सर्किट में जब करंट घुमाना था, पूरे सर्किट में जब करंट घुमाना था तो करंट को ऐसे घूम रहा था, राइट। तो चार्जेस को यहां से यहां भी तो ट्रैवल करना था, है ना। पॉजिटिव चार्ज की बात करो चाहे नेगेटिव चार्ज की बात करो, किसी की बात करो, कोई यहां से यहां जा रहा था, कोई यहां से यहां जा रहा था, ऐसा समझ सकते हैं ना अपन। बताया था ना मैंने, इसके सामने क्या देखा था, हमारा पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां ले जा रहे थे हमने, तो पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां जाना था। तो वो जो चार्ज है वो इधर से इधर मूव कर रहा है, तो बीच में आपका इलेक्ट्रोलाइट पड़ रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इस चार्ज के मोशन को अपोज भी करेगा, ठीक है। अरे ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि वो एनर्जी देता है, फिर अब बोल रहे हो कि वो अपोज भी करता है। देखो कि नॉर्मली क्या होता है कि यहां केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे एनर्जी बनती है, जिसकी वजह से इन दोनों प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ कि जब आपने एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट किया, ध्यान से समझना, केमिकल रिएक्शंस हुए, एनर्जी मिली, ठीक है, एनर्जी मिलने की वजह से चार्जेस एक्यूमुलेट हुए दोनों तरफ, एक पॉजिटिव बना एक नेगेटिव बना, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों प्लेट्स के बीच में। आपने एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दी, अब क्या होगा, चार्जेस फ्लो करने लगेंगे, यहां से यहां ऐसे आएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे, ठीक है। तो जब चार्जेस ऐसे फ्लो करके यहां जाएंगे, तो चार्जेस जब इस मीडियम से गुजरेंगे, तो यहां जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या करेगा, वो मटेरियल चार्जेस के मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। और भी कई फैक्टर्स होंगे, इस पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ मटेरियल के साथ समझ लो कि मटेरियल क्या करेगा, चार्जेस के फ्लो को अपोज करेगा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि जितनी एनर्जी चार्जेस लेके जा रहे थे, ठीक है, आपने मान लो कि आपने क्या बोला कि इस बीच में आपने सपोज उसको 10 जूल एनर्जी दी, ठीक है। तो वो 10 जूल एनर्जी पूरी उसको नहीं मिलती है, ठीक है, उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो इस रास्ते में ही यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है, इस रास्ते में ही खर्चा हो जाती है, ठीक है। यानी कि उसको मिली कितनी, 8, मतलब आप इसका इसकी जो पप्पा है, इसको जो पैसे दे रहे थे वो उसी में टैक्स काट ले रहे हैं, ठीक है। उसने बोला पप्पा पैसे, तो 100 रुपया देते हैं, बोलते हैं देखिए रहा 100 रुपया, ठीक है, और फिर उससे 20 रुपया ले लेते हैं, तो उसको कुल मिलाकर कितना मिला, 80 रुपया मिला। फिर वो बेचारा 80 रुपया ले जाता है, यहाँ खर्चा करके वापस आता है, पप्पा पैसा,
तो पप्पा ने उसको बोला तो 100 रुपया देके, ठीक है, फिर उससे 20 रुपया उससे ले लिया, ठीक है, तो नाम तो आया 100 रुपये देने का कि उसके खाते में लिखते हैं 100 रुपया, ये ले 100 रुपये, ला 20 रुपये, उससे 20 रुपये ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको टोटल मिला कितना 80 रुपया, लेकिन खाते में दिख रहा है 100 रुपया, ठीक है, वो 80 रुपया गया खर्चा होकर यहाँ आ गया। क्लियर है? ऐसा कुछ वर्किंग होता है यहाँ पर। तो वही है कि आपके चार्जेस जब मूव करेंगे तो कुछ एनर्जी यहाँ पर वो स्पेंड कर देते हैं। क्यों स्पेंड कर रहे हैं? क्योंकि ये जो मटेरियल है वो उसको अपोज कर रहा है। अब आपको ये पता है कि नॉर्मली किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है, चार्जेस फ्लो करते हैं, तो वो जो मटेरियल है चार्जेस का, ठीक है, वो कंडक्टर का जो मटेरियल है वो भी चार्जेस के मोशन को अपोज करता है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? जब कंडक्टर मटेरियल के चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, यही कहते हैं ना। और कोई भी कंडक्टर एक रजिस्टर भी है ना। रजिस्टर तो होता ही है ना भाई, हर रजिस्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर को रजिस्टर कहते हैं, वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो यहां पर जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उनको भी अपोज किया जा रहा है, तो यहां पर भी रेजिस्टेंस लग रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं ना, पक्का ना। अच्छा, तो व्हेन चार्जेस फ्लो इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट आपका सेल में, द मटेरियल of electrolyte opposes the flow of charges. This property of a cell is called its internal resistance. क्या कहलाता है ये? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों इंटरनल रेजिस्टेंस? क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस मिल रहा है चार्ज को, वो सेल के अंदर मिल रहा है। चार्ज को बाहर भी रेजिस्टेंस मतलब फील करना पड़ रहा है। जब वो यहां से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो जो जिस डिवाइस में जाते हैं उस डिवाइस में भी तो रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसको, जिस कंडक्टर से पास होंगे वो कंडक्टर्स में भी तो रेजिस्टेंस ऑफर होने वाला है ना। तो भाई यहां से उसको जितनी एनर्जी मिली, मान लो 100 जूल मिली, तो 20 जूल यहां पर ही खत्म हो गई, बची 80 जूल लेके गया। इस पूरे रास्ते में लड़ता हुआ कंडक्टर्स के थ्रू भी झेला, वो जिस डिवाइस पर गया था उसको एनर्जी भी दी, और उसके बाद घूम फिर के जब यहां पहुंचा तो उसके पास बहुत कम हो गई एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मतलब सिंपल समझो, इसका यहां से जब वो पैसे लेके निकला, 100 रुपए के बोला पापा ने, 80 रुपए दिए, 20 ले लिए, तो 80 रुपए लेके जब यहां से निकला तो रास्ते भर में, ठीक है, कई जगह पर उसके 1-2 रुपए से खर्चे होते गए, है ना। जो मेन जिस गरीब को बांटने गया था वो, ठीक है, जिसको देना था उसको मान लो उसने 40 रुपए दिए, ठीक है, और बाकी जो 40 रुपए थे ना उसके वो रास्ते भर में खत्म हो गए, या हो सकता है कि 5-10 बच भी गए हो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ पैसे उसके रास्ते में भी खत्म हुए हैं। कुछ यहाँ भी गया है, कुल मिला के वो यहाँ पहुँचा, फिर आया, मांगा, फिर गया, ठीक है। तो यहाँ से जितनी एनर्जी लेके निकलता है वो, उसमें से कुछ रास्ते में खत्म होती है वायर्स में, कुछ डिवाइस में जाती है, फिर इस रास्ते में भी खत्म होगी, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अब वो आगे मूव नहीं कर सकता। तो फिर उसको इस रिएक्शन में यहाँ से जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी लेगा, यहाँ से निकलेगा, लेकिन जो एनर्जी लेके निकलेगा उसमें से कुछ यहाँ पर खर्चा भी करेगा, फिर ऐसे ही जाता रहेगा। क्लियर है? पक्का है? पूरा फंक्शनिंग समझ में आ गया मेरे हिसाब से आपको अब, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है जो अंदर अपोज हो रहा है उसे हम कहते हैं क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो बाहर अपोज होगा उसका हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कह देंगे भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, तो आपने देखा कि जितनी भी एनर्जी उसको मिली थी वो सारी एनर्जी बेचारा लेके नहीं जा पाया, कुछ तो उसको यहीं पे खर्चा करना पड़ेगा, अंदर ही करना पड़ेगा, है ना। तो जो सेल आपका बताता है कि अगर वो 1.5 वोल्ट का है, ठीक है, जो आप मार्केट सेल खरीदते हो, अगर वो 1.5 वोल्ट उसमें जो लिखा रहता है वो उसका क्या होता है पता है? एक्चुअली में उसका ईएमएफ होता है, ठीक है। वो एक्चुअली में उतना पोटेंशियल डिफरेंस देता नहीं है आपको, ठीक है, वो उससे कम देगा, वो 1.2 देगा, ये 1.1 देगा, ऐसा कुछ देगा। 1.5 वोल्ट वो नहीं देता है आपको, ठीक है। वो उसका ईएमएफ है, वो तब जब आपने बैटरी ऐसे हाथ में ले रखी है, ठीक है, जैसे आपने उसको किसी डिवाइस से कनेक्ट किया, ठीक है, तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो करने लग गया, राइट। पहले देखो क्या हो रहा था कि जब खाली बैटरी थी ना तो करंट अंदर फ्लो ही नहीं कर रहा था, पूरा क्लोज्ड करंट फ्लो कर रहा था क्या? नहीं, ठीक है। जब करंट फ्लो करने लगेगा ना, ठीक है, पूरा क्लोज्ड पाथ में, तब ये इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्ट आता है, ठीक है, तब मटेरियल अपोज करना स्टार्ट करेगा और तब आपका जो ओवरऑल वोल्टेज मिलेगा वो कम मिलेगा, ठीक है। तो the potential difference between the terminals of a cell in a closed circuit condition
क्लोज सर्किट कंडीशन, यानी कि जब आपने क्लोज सर्किट कंडीशन में लिया है, यानी कि सेल कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है, वो कंडीशन कहलाएगी क्लोज सर्किट कंडीशन। तो उस केस में जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है टर्मिनल्स के बीच का, ठीक है, इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टर्मिनल वोल्टेज। क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नॉर्मली क्या था कि जब आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं कनेक्ट किया था, यानी ओपन सर्किट कंडीशन में जो सेल के इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कहलाता है क्या, ईएमएफ, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने डिवाइस कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दोनों एंड्स के बीच में, इधर इधर के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा वो वो ईएमएफ से कम होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ हिस्सा यहाँ पर भी यूज हो रहा है ना। मान लो 9 वोल्ट था तो उसमें से 1 वोल्ट यहाँ खत्म हो गया, है ना। नॉर्मली जब कुछ कनेक्टेड नहीं था तो 9 वोल्ट का 9 वोल्ट मिलेगा आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उस केस में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 9 वोल्ट। जैसे ही आपने एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर दिया तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो करने लग गया। जब पूरे सर्किट में करंट फ्लो किया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफर हुआ, तो इसलिए 1 वोल्ट कम हो गया। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8 वोल्ट मिलेगा। और वो 8 वोल्ट जो कहलाता है उसे हम कहते हैं क्या, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। कि जब क्लोज सर्किट कंडीशन है उस केस में दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टर्मिनल वोल्टेज। इतना क्लियर है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइन। अच्छा, अब अपन उसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो एक सिंपल सर्किट डिस्कस कर लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक्सटर्नल डिवाइस का रेजिस्टेंस, ठीक है, ये मेरा सेल, और जो मैंने बताया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ना नॉर्मली देखो वो तो सेल के अंदर प्रोवाइड होता है, लेकिन हम अंदर तो नहीं बनाते हैं, हम उसको साइड में बनाते हैं सेल के, ठीक है। और उसको नॉर्मली ऐसे एक बॉक्स से दिखा दिया जाता है, और ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसे बॉक्स के अंदर छोटा सा दिखाया जाता है। इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम दिखा रहे हैं स्मॉल r से, और मैं कैपिटल R लिख रहा हूं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैं हर चीज कन्वर्ट मतलब कैलकुलेशन में ले रहा हूं। कौन सा, वायर का रेजिस्टेंस था और जो डिवाइस था उसका रेजिस्टेंस, सब मिलाकर R ले लिया हमने, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना कि हम जितने भी क्वेश्चंस वगैरह करते हैं ना, हम वायर्स के रेजिस्टेंस को कंसीडरेशन में नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में हर जगह वायर का भी रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में होता है। तो फिलहाल के लिए सब कंडीशन सोच के मैं ले रहा हूं कि सेल के बाहर जितना वायर है आपका, उस पूरे वायर का प्लस आपका जो डिवाइस में जितना रेजिस्टेंस ऑफर होने वाला है वो सब मिलाकर R है। क्लियर है। और ये स्मॉल r दिखाया भले बाहर है मैंने, ये मान लो कि सेल के अंदर ही है, ठीक है। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखोगे अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो देखो पूरा ये पूरा सीरीज में ही बन रहा है ना, ये पूरा सीरीज में ही तो है, पूरा करंट एक ही रास्ता तो फ्लो करता हुआ जा रहा है, ठीक है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ये भी मैं ऐसा पूरा सीरीज में दिखा रहा हूं। क्लियर है, एक ही बात हो गई दोनों। अच्छा, अब मान लो ये आपकी जो बैटरी है, इसने सेल जो है सेल ने आपका करंट भेजा है कुछ आई वैल्यू का, कितना है भी थोड़ी देर बाद लिख लेता हूं। रेजिस्टेंस है R, वो आई यहां से भी जाएगा और वही आई इससे भी क्रॉस करेगा, है ना। क्लियर है। अच्छा, मान लो ये रेजिस्टेंस रुक जाओ, ये आपने जो बैटरी लगाई है, ये बैटरी है आपकी सपोज 12 वोल्ट की। कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की। अच्छा, ये रेजिस्टेंस ले लिया आपने 6 ओम का। कितने ओम्स का, 6 ओम का। और ये जो रेजिस्टेंस है स्मॉल वाला, ये मान लो 1 ओम्स का है। कितने का है, 1 ओम्स का है, ठीक है। अच्छा चलो 2 ओम्स कर देते हैं, सिंपल, इसको 2 ओम्स का ले लेते हैं। क्लियर है। तो ये एक्सटर्नल पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस 6 ओम है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल ऑफर कर रहा है आपको वो है 2 ओम। और ये पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल लगा रहा है ये जो आपकी बैटरी है, मतलब बैटरी का ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ कितना है आपका, 12 वोल्ट है, ठीक है। पर 12 वोल्ट पूरा मिलेगा तो नहीं आपको, है ना, कम मिलेगा। अच्छा, तो वही सब चीज़ें अपन कैलकुलेशन करते हैं कि चलो अपन मान लो कि अब सर्किट का पूरा करंट अगर आपको निकालना है, पूरे सर्किट का करंट कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो निकाल लो। कितना है टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, पूरा सीरीज में ही तो है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना होगा, 8 ओम होगा, है ना। सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस 8 ओम, पूरा पोटेंशियल कितना है, ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए ये पोटेंशियल ही होता है, ठीक है, ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, बताया ना मैंने। तो उस हिसाब से करंट कैसे मिलेगा, करंट ओम्स लॉ के हिसाब से V/R होता है ना, तो V यानी कि E/R टोटल। तो ये 12/8 कितना मिलेगा आपको यहाँ पर, 4 2s 4 3s राइट, तो 1.5 एम्पियर इतना करंट मिलेगा।
यानी कि ये करंट कितना जा रहा है 1.5 एम्पियर, वही 1.5 एम्पियर इसमें भी जा रहा है, वही 1.5 एम्पियर यहाँ भी जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब 1.5 एम्पियर के हिसाब से मैं इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, ठीक है, पूरे डिवाइस का या पूरे वायर का मिलाकर सब, मतलब बैटरी के एंड टू एंड, ठीक है, ये सेल बोलो बैटरी बोलो, सेल के एंड टू एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस तो अंदर आता है, ठीक है, अंदर आता है ना। अच्छा, इसको ऐसे बना देता हूं मैं, ठीक है, सेल का, ठीक है, ये एंड टू एंड, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहां पर जो मिलेगा वही I इंटू आर से मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहां जो I इंटू आर करेंगे तो I कितना है 1.5 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा 6 1 सर 6 और 3 यानी कि 9 वोल्ट यहां पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो पूरे सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में आपको 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिला, ठीक है। अच्छा, अब वही करंट यहां भी तो जा रहा है, सेल में भी तो जा रहा है अंदर, है ना, I वैल्यू का करंट जा रहा है, देखो यहां भी दिखाया मैंने। तो I में 2 मल्टीप्लाई करो, I में 2 मल्टीप्लाई करो, यहां पर भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ना। यहां पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको मैं स्मॉल v से दिखा दे रहा हूं, तो कितना मिलेगा I इंटू स्मॉल r से, राइट। तो I कितना है आपका, I है आपका 1.5 और ये R कितना है आपका 2, तो ये कितना आएगा 3 वोल्ट, कितना आ रहा है 3 वोल्ट। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? बैटरी का EMF है 12 वोल्ट का, उसमें से इस सेक्शन में पूरा सर्किट, पूरा वायर, पूरा जो डिवाइस है उसको मिलाकर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 9 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। और इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 3 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। टोटल EMF था, देखो यहां पर टोटल EMF था, सॉरी कितना था 12 वोल्ट, उसमें से यहां पर गया 9 वोल्ट, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में, और 3 वोल्ट गया इंटरनल सर्किट में, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप मिल गया, है ना। तो ये 12 ही 9 प्लस 3 है क्या, बराबर है क्या, पक्का समझ में आ रहा है। तो ये 12 वोल्ट आपका क्या था, सेल का EMF था, इक्वल्स टू 9 वोल्ट आपको सेल के एंड टू एंड बाहर के सर्किट में मिल रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में मिल रहा है, जो कि आपका क्या कहलाता है, क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम V से दिखा रहे हैं, प्लस ये जो आपका ड्रॉप हुआ है इंटरनल सर्किट में, है ना, इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस में, उसको हम नॉर्मली ऐसे V से नहीं दिखाते हैं, IR से ही दिखाते हैं, I इंटू स्मॉल r, चलेगा ना, क्लियर है। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू V प्लस IR हो गया, ठीक है, वेर R इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसको लिख दो भाई, ये E क्या है, EMF है, V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज, I क्या है, करंट इन सर्किट, पूरे सर्किट का करंट, ठीक है, और स्मॉल r क्या है आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया, इससे आप ये फॉर्मूला और निकाल सकते हो, क्या, देखो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस IR, ये IR यहां शिफ्ट कर दोगे तो V इज, या E माइनस IR बोलो, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, EMF माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऐसे आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल वोल्टेज भी निकाल सकते हो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो ये टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन है, फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वोल्टेज ऐसा कह दो, फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो बोलो, क्लियर है। अच्छा, अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना बच्चों, ये भी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैं बेसिकली 2 फैक्टर्स आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कुछ कहा था कि मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया आपने उसके ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ डायमेंशंस पे डिपेंड करता है सेल के, मतलब उसके इलेक्ट्रोड्स वगैरह सब पे डिपेंड करेगा, डायमेंशंस ऑफ सेल, और साथ ही साथ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं जो आपको बताने वाला था वो टेम्परेचर से रिलेटेड ही था, कि आप सेल को जब घिसते हो तो कुछ देर के लिए सेल काम करने लग जाता है ना। अच्छा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नॉर्मली देखो R टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपको ये पता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी और साथ साथ कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, पता है ना आपको। अच्छा,
तो नॉर्मली क्या होता है, जब सेल ऑपरेट होता रहता है ना, बहुत दिन तक ऑपरेट हो जाता है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है उनका कॉन्सेंट्रेशन कमजोर हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन वीक हो जाता है। इसकी वजह से इतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो पाती कि चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो था ही उसका स्ट्रॉन्ग, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया मटेरियल का। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया। अच्छा, साथ ही साथ क्या हुआ कि आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वो भी कम हो रही है ना। तो अब चार्जेस मूव नहीं कर पाते हैं तो आपका सेल काम का नहीं रह जाता। क्लियर है? तो वही हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने से चार्जेस मूव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप उसको घिसते हो या थोड़ी देर धूप में रख देते हो, ठीक है, तो वो गर्म होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस का है वही तो अपोज कर रहा था चार्जेस को मूव करने से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हुआ तो चार्जेस को अपोज होना कम हो तो चार्जेस थोड़ी देर के लिए मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपके सॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो चुका है तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते मूवमेंट को। ठीक है, तो फिर से वो बंद ही हो जाता है। तो वही रीज़न है कि आप घिस देते हो या हीट में रख देते हो तो थोड़ा देर आपका सेल चलने लग जाता है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन हीट करने का मतलब यानी कि गैस पे ले आके गर्म कर दो। ठीक है, वो एक्सप्लोड कर सकता है, धमाका हो सकता है, बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हीटिंग वीटिंग नहीं करने का। ठीक है, और इतना जुगाड़ चलने भी नहीं वाला, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और बाकी कई तरह के सेल्स आते हैं। चार्जिंग वार्जिंग होती है, तो चार्जिंग में यही होता है कि भाई हम उसके देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।